नमस्कार, स्वागत है आपका बात समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार बंद। निफ्टी बैंक की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, तुरंत सुनवाई से किया इनकार। इधर हफ्ते में वकील से 5 बार मुलाकात की याचिका भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने की खारिज। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार। माफीनामा भी खारिज, कहा कोर्ट की अनदेखी के लिए कार्रवाई के लिए रहे तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने खोला पिटारा। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, जातीय जनगणना और किसान कर्ज माफी का वादा। मनरेगा के लिए बढ़ेगी मजदूरी। दक्षिण भारत अभियान के दूसरे दिन तमिलनाडु में पीएम का प्रचार। कांग्रेस और डीएमके पर किया प्रहार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी। चंडीगढ़ से किरण खेर और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का कटा टिकट। आसनसोल से एसएस आलूवालिया, जबकि बलिया से नीरज शेखर को टिकट। संदेश खाली में महिलाओं से बदसलूकी, हिंसा और जमीन हड़पने की होगी सीबीआई जांच। अदालत करेगी निगरानी। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य सरकार को भी दिया पूरा सहयोग करने का निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज बाजार में तेजी के रिकॉर्ड लगातार बनते हुए दिखाई दिए। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश दिखाई दिया। इसी के साथ निफ्टी सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। आइए मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, ये बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? चलिए सुमित से भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईटी सेक्टर के नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। इस पर एएसके हेड सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी ने कहा है कि 1 से 2 तिमाही के बाद आईटी सेक्टर में रिकवरी संभव है। और जब हम आईटी सेक्टर ऑन ओवरऑल बेसिस की बात करते हैं तो एक आध दो फैक्टर हमें ध्यान रखनी चाहिए। वन कि अर्निंग सीजन आई थिंक बस शुरू होने को ही है, स्पेशली फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। एंड दूसरा कि टिल नाउ जनरल कमेंट्री ऑन द बिजनेस काफी वीक रही है। ये एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स वीकिश आएंगे या गाइडेंस वीक रहेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट हमारा व्यू है कि आई थिंक कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक हम बॉटम आउट कर सकते हैं फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टर पर्सपेक्टिव। वहीं वैभव सांघवी का यह भी कहना है कि चीन की इकोनॉमी में रिकवरी से मेटल सेक्टर को सपोर्ट मिला है। उनके मुताबिक अभी मेटल में टैक्टिकल ट्रेडिंग करना ही बेहतर होगा। From China, recent numbers on the PMI ISM थोड़े पॉजिटिव आए थे और एक होप बना रहा है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस यहाँ पे रिकवरी हो सकती है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ग्लोबल इकोनॉमी एज एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा रेजिलिएंट है और उसके कारण हम देख रहे हैं कि टैक्टिकल बेसिस पे मेटल प्राइसेस में काइंड ऑफ रिकवरी हो रही है। एट द सेम टाइम खास करके लिस्टेड मेटल प्राइसेस में आप एल्यूमिनियम पकड़े या गोल्ड और प्रेशियस मेटल पकड़े, गोल्ड सिल्वर, उसमें भी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। सो जो शॉर्टर टर्म मोमेंटम हम देख रहे हैं प्रॉबेबली वो टैक्टिकल ट्रेड है। अगर आप हमें पूछे कि वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम देख सकते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अनलाइकली। टैक्टिकली ट्रेड करे दैट इज बेटर।
मेटल फर्म का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर मजबूत नजरिया है। आंकड़ों की माने तो जिंक, प्लैटिनम और टिन के भाव आसमान छू रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा चलते हैं मनीषा के पास। तो मनीषा जी, ये बताएं इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है आपके पास? मेटल्स के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहा। हमने कॉपर में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा। 14 महीने के हाईज पर LME पे, शंघाई में ऑल टाइम हाईज पे, US बाज़ारों में कॉपर यहाँ पर 16 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनका फ़ायदा हमने यहाँ पर भावों में आता हुआ देखा। एक तो ये कि चाइना की तरफ से जो स्मेल्टर्स हैं वो 5 से 10% रिफाइंड कॉपर की प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरी बात, यहाँ पर माइंस में लेकर चिंताएँ हैं। तीसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो ग्लोबल मार्केट से आया है, चाहे वो चाइना है या US है या जर्मनी है, इन सब के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए। चौथी बात कि डिमांड अब यहाँ पर बेहतर लगने लगी है, चाहे वो EV है, AI है, डिफेंस की तरफ से है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से है, तो ये पॉजिटिव्स काफ़ी सारे यहाँ पर कॉपर में हैं। और पांचवी बड़ी बात ये कि सभी लोग अब ये मानते हैं कि यहाँ से कॉपर अपने ऑल टाइम हाईज दिखा सकता है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल का ऑल टाइम हाई कॉपर का $10,700 पर टन है। अब बाज़ारों को लगता है कि 10,000 के स्तर यहाँ पर वापस आएंगे और अगले साल हम 12,000 तक भी जा सकते हैं। पर सिर्फ कॉपर नहीं, जिंक 1 साल के हाईज पर है, एल्यूमिनियम 13 महीने के हाईज पर है, आयरन और 2 हफ्ते के हाईज पर है, टिन 15 महीने के हाईज पर है। तो सभी मेटल्स में अच्छी खासी तेजी आज भी बरकरार। मनीषा जी, आपसे सोने चांदी के बारे में भी जानना चाहेंगे। MCX पर सोना 71,500 के ऊपर कायम है। वहीं चांदी के दाम की बात करें तो 83,000 के पार अब इसके दाम निकल चुके हैं। तो कीमतों में जो तेजी बनी हुई है, इसके पीछे वजह क्या है और आगे कहां तक ये भाव चढ़ सकते हैं? तेज़ी सोने चांदी में बरकरार है और आज तो US के इन्फ्लेशन डेटा भी हैं और उससे पहले हमने कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है। अब बाजार को भी लगने लगा है कि जितनी तेज़ी के साथ सोना लगातार पिछले 18 दिन लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाता जा रहा था, अब उसमें थोड़ी सी यहाँ पर स्लो डाउन बनती हुई नजर आएगी। आपको याद दिला दें कि CME यानी कि कॉमेक्स की तरफ से तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोने चांदी में मार्जिन बढ़ते हुए देखा है। अगर आपको कारोबार करना हो, आज यहाँ पर शंघाई ने भी लिमिट लगा दी है अगर आपको सोने और कच्चे तेल में कारोबार करना है। यानी कि जो भी बड़े बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं, अब वो इस तेज़ी और ये वन वे जो हमने हीटेड अप रैली आते हुए देखी थी, उसको धीरे धीरे रोकने के यहाँ पर काफ़ी सारे जतन किए जा रहे हैं। एक चीज़ है कि जब सोना 2,200 के ऊपर यहाँ पर निकला है, उसके बाद हमने शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखी है, डी हेजिंग यहाँ पर कर दी गई है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2,000 के ऊपर सोना नहीं जाएगा, उन्होंने फॉरवर्ड में बेचा हुआ था, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी यहाँ पर काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी हेजिंग यहाँ पर बंद कर दी है। उसकी वजह से भी हमने सोने में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी। अब बाजार को लगता है कि करंट लेवल से बहुत ज़्यादा स्टीम या रैली नहीं बची है। कुछ स्टेबिलिटी, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, जो कि खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। जहाँ तक चांदी की बात है, यहाँ पर अभी भी तेज़ी कायम है। हम ऑलरेडी $28 के आसपास हैं। बाजार को लगता है कि साल के अंत तक $30 से $32 तक की तेज़ी बन सकती है, जिसका मतलब भारतीय रुपए में करीबन 90-95 हज़ार रुपये प्रति किलो तक रह सकता है। तो चांदी में SIP के जरिए निवेश करने की राय अभी भी बरकरार है, लेकिन सोने में अब थोड़ी सी कॉशियस रहने की उम्मीद है। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर खरीद के बैठे हैं तो कुछ मुनाफा वसूली भी यहाँ पर की जा सकती है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे स्पेशल इवेंट कमोडिटी गुरुकुल के बारे में। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर और सीखिए कैसे बाजार में कमाई की जाती है। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे कैसे पहचाने, बाजार के ट्रेंड्स क्या है, नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे पढ़ें और समझे चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव इस सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए जितनी भी डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिन्हें जानने और समझने का वक्त आ गया है। CNBC आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है अपनी तरह का एक अनोखा एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिससे करंट कमोडिटी मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए
स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। इस वेबिनार में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, साथ ही हेजिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल ट्रेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी ट्रेड वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और भी बहुत कुछ। टेक्निकलिटी से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स, और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। चलिए अब आपको खबर बताते हैं पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रामदेव के माफीनामा को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बार बार उनके निर्देशों की अनदेखी हुई और इसका नतीजा रामदेव को भुगतना पड़ेगा। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में? पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। ये दूसरा मौका था जब बाबा रामदेव कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। कल देर शाम को बाबा ने एक एफिडेविट फाइल करके कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा, आपका माफीनामा अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं है। आप बार बार हमारे निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा के वकील ने कहा कि वो इसके लिए पब्लिकली अपॉलॉजी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को स्वीकार कर दिया। बाद में काफ़ी देर की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है, लेकिन उनको किसी भी तरह की राहत अभी फिलहाल कोर्ट ने नहीं दी है। इस मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी और बाबा रामदेव को वहाँ दोबारा कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला फाइलों के अंदर लगातार 3 साल से चलता रहा कि इन कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी जवाब मांगा है। अब 23 अप्रैल तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जवाब देना होगा, जबकि बाबा रामदेव को 16 अप्रैल को कोर्ट के सामने फिर से उपस्थित होना होगा। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं लिकर पॉलिसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने तुरंत सुनवाई करने की याचिका लगाई थी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमें ईमेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे। अब कल से रविवार तक कोर्ट में छुट्टियां हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की एक याचिका ठुकरा दी, जिसमें कस्टडी में रहते हुए सप्ताह में 5 मीटिंग करने की इजाजत मांगी गई थी। फिलहाल केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार मीटिंग की इजाजत दी गई है। उन्हें निचली अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इधर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल का मानव अधिकार छीना जा रहा है। उनका कहना है कि बड़े अपराधी को भी अपने परिवार और वकील से मिलने दिया जाता है। मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वहीं अब केजरीवाल सरकार में भी बगावत शुरू हो गई है। सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दे दिया है। वो भ्रष्टाचार पर सरकार की राय से नाराज दिखे। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है,
कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस्तीफे को लेकर ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरें। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में किसानों को 5,000 रुपए महीना पेंशन, किसानों के ऋण माफ, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने की बात कही गई है। खासतौर पर महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन के वादे मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने शामिल किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के साथ से समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु दौरे पर हैं। मोदी ने कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मोदी वेलोर की जनसभा में डीएमके पर जमकर बरसे। मोदी ने कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है। साथ ही परिवारवाद वाली कांग्रेस और डीएमके कभी भी तमिलनाडु की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए, विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के बेलूरघाट में जनसभा की। गृह मंत्री ने कहा कि ममता दीदी घुसपैठ नहीं रोकेंगी क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। बंगाल में घुसपैठ सिर्फ बीजेपी की सरकार ही रोक सकती है। हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी क्योंकि वो घुसपैठी ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती।
तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कठुआ में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए योगी ने चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाती। कांग्रेस ने आराध्यों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देशवासियों को निराश किया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। 9 लोगों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 7 लोगों के नाम हैं। चंडीगढ़ में किरण खेर को टिकट न देते हुए संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। इलाहाबाद की बात करें तो यहां से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री SS आहलूवालिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लिस्ट में कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से BP सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय का नाम शामिल है। चलिए अब बात करेंगे हमारी स्पेशल कवरेज चुनावी मूड माहौल की। तो स्पेशल चुनावी कवरेज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गेटवे कहे जाने वाले गाजियाबाद की, और यहां पर संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। गाजियाबाद के बारे में कहा जाता है कि यूपी की जीत का रास्ता यहीं से निकलता है और इसलिए इस बार भी सभी राजनीतिक पार्टियां यहां पर जी जान से लगी हुई है। देखिए स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के सबसे पुराने बाजार घंटा घर की मेन मार्केट में। इस मार्केट की बात करें तो यहां पर आपको कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर ड्राई फ्रूट्स या फिर घर का जितना भी छोटा मोटा सामान है वो सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक मशहूर है, उसी तरह से गाजियाबाद में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये घंटा घर की मेन मार्केट मशहूर है। तो यहाँ पर जो मौजूद कारोबारी हैं हम उनसे जानेंगे कि गाजियाबाद में चुनावी माहौल किस तरह का है, लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं इस मशहूर मार्केट में। भीड़ भाड़ वाली गलियां, चप्पे चप्पे पे खरीदार और आपकी हर जरूरत का सामान। गाजियाबाद का ये सबसे पुराना बाजार आपको दिल्ली के सदर बाजार या चांदनी चौक जैसा ही दिखेगा। इस मार्केट के इतिहास में नजर डालें तो 1958 में यहाँ पर ये दुकानें अलॉट की गई थी। उस वक्त इसके आसपास जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। घंटा घर का ये मेन बाजार होम डेकोरेशन के सामान, खिलौने, खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, किचन आइटम्स और फैशन वेयर के लिए काफी फेमस है। यही वजह है कि आपको यहाँ महिला कस्टमर्स की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर व्यापार कर रहे कारोबारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीट गाजियाबाद की चुनावी कवरेज में आइए अब आपको दिखाते हैं घंटाघर मेन बाजार के कारोबारियों के साथ चुनावी चर्चा। आप लोग वोटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो पिछले 5-10 साल की बात करें तो क्या बदलाव आपने देखा है? जब से बीजेपी आई है
तो एक तो व्यापारी सुरक्षित काफ़ी महसूस करता है अपने आप को। एक जो है कोई भी बात अगर कोई घटना व्यापारी के साथ घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तुरंत सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। भाई अगर आपके कारोबार की बात करें, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो जो रिफॉर्म्स कर रही है, खासतौर पर अगर हम जीएसटी के बारे में आपसे पूछना चाहें, तो क्या आपको लगता है कि अब सिंप्लीफाई हो चुका है ये पूरी टैक्स प्रणाली? अभी भी आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं? नहीं, टैक्स प्रणाली तो अब आगे आगे धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ विदाउट जीएसटी तो ख़त्म ही हो जाएगा। काफ़ी कुछ टैक्स के दायरे में आ गया है। अब व्यापार जो है बिना टैक्स के आप कर नहीं सकते। आप भी यहाँ पर करीब 45 साल से कारोबार कर रहे हैं। अगर हम ये बाजार की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में चांदनी चौक, वही गाजियाबाद में घंटाघर, तो यहाँ पर कितना सुधार हुआ है? सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है। जो भी सरकार की योजनाएं देखो वो तो अच्छी योजनाएं होती हैं। बाकी बाजारों में तो जैसे पहले था वैसे ही है अब भी। हमारे यहाँ के विधायक अतुल गर्ग जी अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हर किसी से कोऑपरेटिव इंसान है। अंकल आप बताएं, आप यहीं के वोटर हैं गाजियाबाद के? तो पिछले 5-10 साल में कुछ सुधार हुआ है गाजियाबाद का? कोई सुधार नहीं बोल सकते। पुरानी मुनीसिपल का है ना है और ना हो। क्या वजह मानते? क्या क्लियर सब ढोंगे सबके। क्या कुछ सुधार है जो होना चाहिए? सुधार ना हो आगे क्लियर खुल कर कह रहे हैं। यहाँ पर अक्सर दिक्कत होती है एक पार्किंग की, जो सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल इससे यहाँ के ट्रेडर्स जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो या फिर पार्किंग की हो, उस लिहाज से यहाँ पर चुने हुए जो नए सांसद हैं ध्यान दें और इस मार्केट को और ज़्यादा रीडेवलप किया जाए। दीपाली नंदा, घंटाघर मेन बाजार, गाजियाबाद। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में किस तरह का है चुनावी प्रचार का माहौल। आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। अब नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। 12 अप्रैल यानी शुक्रवार को टीसीएस के Q4 रिजल्ट से शुरुआत हो जाएगी। नतीजों से क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष जी। तो आशीष जी बताएं, आईटी की परीक्षा की तैयारी कैसी है? Q4 नतीजों को लेकर क्या कुछ अनुमान है? एग्जाम्स की डेट आ गई है, दिखाइए जरा वो सब दिग्गज आईटी कंपनीज की। शुरुआत होगी, पहला पर्चा जो है परसों ही है टीसीएस का, और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट पर्चों की तारीख आपकी स्क्रीन पर है। इस बार का जो सिलेबस है इस एग्जाम का काफी एग्जॉस्टिव है। भाई आमतौर पे जो पढ़ा होता है उससे रिलेटेड पेपर आता है। इस बार के पेपर में जो नहीं पढ़ा है उस पर भी फोकस होने वाला है। यानी कि एक आईटी कंपनीज Q4 में, प्लेट बदली है यार डायरेक्टर साहब, आईटी कंपनीज Q4 में और साथ में FY24 में जो करेंगी उस पर तो नजर रहेगी, उससे ज्यादा आने वाले समय के लिए क्या गाइड करेंगी, FY25 के लिए किस तरह की तस्वीर प्रेजेंट करेंगी, उस पर ज्यादा फोकस होगा। तो सबके कान लगे होंगे किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कमेंट्री आती है, कैसे इस साल कैलेंडर ईयर F24 के बजट्स पैन आउट हो रहे हैं, किस हद तक कितना टाइमली प्रोजेक्ट्स रैंप अप हो पा रहे हैं। ये सब शायद Q4 और FY24 के परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस केस में क्लास टीचर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन दिखाता हूं आपको। क्लास टीचर तो मान के चल रही है कि Q3 से Q4 बेहतर होगा क्योंकि कुछ रिस्पाइट मिल रहा होगा। Q3 में सीजनैलिटी थी, Q3 में फरलॉस थे, वो सब रिड्यूस हो रहा होगा, सब मूड माहौल ठीक हो रहा होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा कुछ फर्म रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। डिस्क्रिशनरी डिमांड एनवायरनमेंट वो नदारत रहने वाली है। तो ग्रोथ जो Q4 में आनी है या इवन FY25 की जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है वो डिस्क्रिशनरी से नहीं आएगी, कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट से आएगी इस आईटी पूरे सेक्टर की। ये ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि जो करंट स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का शायद FY25 में भी कंटिन्यू करेगा। अब ऐसे में ये तो क्लास टीचर एक्सपेक्टेशंस थी, फिर मैं लेकर आया प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन। भाई दो दिग्गज आईटी कंपनीज गाइड करती हैं आंकड़ों के साथ, बाकी सब कमेंट्री करती हैं, तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। बहुत स्ट्रीट डिवाइडेड है इस बार FY25 में किस तरह से गाइडेंस आएगी। 2 से 5, 3 से 6 ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स इन्फोसिस को लेकर, HCL टेक को लेकर कह रहे हैं 4 से 6, 5 से 7, 6 से 8, ये ब्रोकेज अनुमान है। पर हम मान के चल रहे हैं कि FY25 की शुरुआत हो सकता है आईटी कंपनीज कॉशियस नोट पे करें। तो इन्फी के लिए 2 से 5 पकड़िए, जो शायद लार्जली बाजार
प्राइस इन कर रहा है, किसी HCL टेक के लिए 5 से 7% के आसपास होपफुली स्ट्रीट प्राइस इन करके चल रहा है। पर ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर का डिसअपॉइंटमेंट था और जिस तरह से ये क्वार्टर पैन आउट हुआ है, लगता नहीं है कोई मटीरियल इंप्रूवमेंट होगा। हां, FY25 FY24 से बेहतर जरूर हो सकता है, पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या ऐसा कोई इंकरेजिंग इनफ इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया आशीष जी, ये पूरा अनुमान हमें बताने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए देने के फैसले को पलट दिया है। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड से इस मामले की शुरुआत करता हूँ। ये 2008 का मामला है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडरी कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो कॉरपोरेशन, उसके साथ करार किया था और उस करार को 2012 में तोड़ दिया गया था। उसके बाद ये मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने इसमें करीबन 2700 करोड़ रुपए रकम चुकाने के निर्देश दिए। उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती गई। ये रकम बन करके करीब करीब अब 8,000 करोड़ रुपए बन चुकी है। ये मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है उसको ये रकम चुकाने का निर्देश दिए थे। उसके बाद दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले जो फैसला लिया गया था वो पूरी तरह से इलीगल था। इससे जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर काफी बोझ पड़ा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अब तक 1678 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी की सब्सिडी को रकम चुका चुकी है, उसको वापस चुकानी पड़ेगी और इस मामले का आर्बिट्रेशन दोबारा से होगा। दोनों कंपनियां दोबारा से आर्बिट्रेशन करेंगी। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक काफी बड़ा झटका और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। MG मोटर ने मिड साइज SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हेक्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर को ब्लैक कलर थीम के साथ ही रेड एक्सेंट टच दिया गया है। पावर और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले की तरह ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन है। इसकी कीमत 21,24,000 से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत 22,75,000 रुपए है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। देश में इस समय गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अप्रैल में ही गर्मी अपने चरम पर है। बढ़ता तापमान हर रोज शरीर को झुलसा रहा है। तो ऐसे में हम कैसे कूल और सेफ रह सकते हैं, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।